प्लांट फिजियोलॉजी के इस लेक्चर में हम लोग एक और तरह के स्ट्रेस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि हीट स्ट्रेस है। प्लांट के ऊपर कई तरह के स्ट्रेस पड़ते हैं इंक्लूडिंग बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक स्ट्रेसेस। एबायोटिक स्ट्रेस में हम लोगों ने इसके पहले वाटर स्ट्रेस के बारे में डिस्कस किया है डिटेल में, और वाटर स्ट्रेस से ही मिलता जुलता हीट स्ट्रेस है, तो हम लोग इस लेक्चर में हीट स्ट्रेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हीट स्ट्रेस की सिचुएशन पौधों में एडवर्स इम्पैक्ट डालती है। अलग अलग प्लांट के ऊपर अलग अलग तरह से इम्पैक्ट पड़ता है, और इवन एक ही प्लांट के अलग अलग पार्ट्स के ऊपर अलग अलग इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम हीट को टॉलरेट करने की कैपेबिलिटी को देखें, अलग अलग कैटेगरी में उसको हम डिवाइड करें, तो हम ये देखते हैं कि ड्राई सीड 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकती हैं, और उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो वो जर्मिनेट कर जाएंगी, उनके अंदर वायबिलिटी मेंटेन होती है। उसके बाद फिर कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पॉलन ग्रेन्स दे कैन सर्वाइव अप टू दी 70 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स की। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स आमतौर पर 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट कैटेगरी है सिंगल सेल यूकैरियोट की, इट कैन विथस्टैंड 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और उसके बाद जो नॉर्मल प्लांट्स हैं दे कैन सर्वाइव अप टू दी 45 डिग्री सेंटीग्रेड। प्लांट में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, एक टाइम के बाद जितनी भी प्रोटीन्स हैं वो सारी की सारी डीनेचर होना शुरू हो जाती हैं, और प्रोटीन डीनेचर होंगी इसका मतलब एंजाइम्स डीनेचर होंगे, क्योंकि जितने भी एंजाइम्स हैं बट फॉर द राइबोजाइम दे ऑल आर प्रोटीन्स। तो प्रोटीन अगर डीनेचर होगी तो इसका मतलब एंजाइम भी डीनेचर होगा, और अगर एंजाइम डीनेचर होगा तो जितनी भी बायोकेमिकल या सेलुलर रिएक्शंस हैं सारी की सारी वो इनहिबिट हो जाएंगी। C3 और C4 प्लांट्स की हम बात करें तो उनके अंदर एक सिंपल सी मैकेनिज्म होती है, और वो है इवेपोरेटिव कूलिंग की। ये देखा गया है कि स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन से जब वाटर का लॉस होता है तो उस ड्यूरेशन में 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर कम हो जाता है। यही अगर स्टोमेटा बंद हो जाए तो प्लांट का जो टेम्परेचर है, प्लांट के सरफेस का टेम्परेचर है, वो 4 से 5 डिग्री तक आसानी से बढ़ जाएगा। और ये दो सिचुएशन में हो सकता है, एक तो डायरेक्ट हीट पड़े तब टेम्परेचर बढ़ेगा, और उसके साथ साथ अगर वाटर की स्कर्सिटी होती है, वाटर डेफिसिट कंडीशन क्रिएट होती है, जैसा कि इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया है, तो वाटर की कमी को, वाटर की डेफिसिट को कम करने के लिए या वाटर के इवेपोरेशन को रोकने के लिए प्लांट सबसे पहले क्या करता है, स्टोमेटा को क्लोज कर लेता है। अब जब ये स्टोमेटा को क्लोज कर लेगा, अगेन क्या होगा, 4 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और वो जो सिचुएशन है वो हीट शॉक की सिचुएशन क्रिएट करना शुरू कर देगी। इसके साथ साथ अगर हम स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन की बात करें तो बाहर अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर हाई है, तो उस सिचुएशन में भी स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन इफेक्टिवली हो नहीं पाता, एंड इन दैट सिचुएशन ऑल्सो टेम्परेचर राइजेज एट द डिग्री ऑफ 4 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और हीट शॉक स्टार्ट होने लगता है। हीट स्ट्रेस फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों को ही इनहिबिट करता है, बट फोटोसिंथेसिस इज इनहिबिटेड बिफोर द रेस्पिरेशन। दोनों के ही केस में, चाहे फोटोसिंथेसिस हो या रेस्पिरेशन हो, ढेर सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो मेम्ब्रेन से डायरेक्टली रिलेटेड हैं। प्रोटीन से तो बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं, एंजाइम से होती हैं, वो एक अलग एस्पेक्ट है, बट एज फार एज फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन आर कंसर्न, फोटोसिंथेसिस में जो लाइट रिएक्शन है वो पूरी की पूरी मेम्ब्रेन में होती है। मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन एक जगह से निकला दूसरी जगह गया, और ये जो इलेक्ट्रॉन को कैरी करने का काम करते हैं वो रेडॉक्स कैरियर करते हैं, और वो फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन में होते हैं, और मेम्ब्रेन होती है फैटी एसिड की या लिपिड की। तो टेम्परेचर बढ़ने से ये जो मेम्ब्रेन है ये डायरेक्टली अफेक्टेड होती है, और जो पहला प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का वही अफेक्टेड हो जाता है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस सबसे पहले अफेक्टेड होती है। अगर हम मेम्ब्रेन बाउंड रिएक्शन की बात करें रेस्पिरेशन में, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, चाहे वो क्रेब्स साइकिल का कुछ स्टेप हो या फिर पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो, बट उसके पहले यू विल सी कि ग्लाइकोलिसिस है। तो स्लाइट टेम्परेचर इन राइज ऑलवेज इफेक्ट फर्स्ट फोटोसिंथेसिस, और अगर ये टेम्परेचर बढ़ता गया तो फिर रेस्पिरेशन को भी इनहिबिट करना शुरू कर देता है। यूजुअली प्लांट के केस में जो फोटोसिंथेसिस का रेट है इट इज़ मच हायर देन द रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस के ड्यूरेशन में पौधे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को टेकअप करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और ये जो ऑक्सीजन है रेस्पिरेशन में कंज्यूम होती है, उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। नॉर्मल केस में फोटोसिंथेसिस का रेट चूंकि ज़्यादा है इसलिए उसे बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ेगी। यही फोटोसिंथेसिस का रेट घटना शुरू हो जाए,
वो किसी भी वजह से घट सकता है। फिलहाल हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। टेम्परेचर बढ़ेगा तो फोटोसिंथेटिक इफिशियंसी सबसे पहले घट रही है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस घटेगा। इसका मतलब ये है कि एक टाइम आएगा जब रेट ऑफ रेस्पिरेशन के बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज कंपनसेशन पॉइंट। और वो कौन सा कंपनसेशन पॉइंट है? टेम्परेचर कंपनसेशन पॉइंट। कंपनसेशन पॉइंट वो पॉइंट है वेयर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये दो और सिचुएशन में इक्वल हो सकता है। एक तो जो एम्बियंट कार्बन डाइऑक्साइड है या एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम होना शुरू हो जाए तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होने लगेगी, अल्टीमेटली टाइम विल कम कि दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कंपनसेशन पॉइंट है। इसी तरह से सनलाइट की वो इंटेंसिटी, अगर सनलाइट की इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाए, द टाइम विल कम, फोटोसिंथेसिस का रेट इतना हो जाएगा कि वो रिस्पिरेशन के इक्वल हो जाएगा, उसको भी कंपनसेशन पॉइंट कहते हैं, लाइट कंपनसेशन पॉइंट। एंड दिस इज द टेम्परेचर कंपनसेशन पॉइंट, जहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, हीट शॉक पड़ने की वजह से फोटोसिंथेसिस का रेट डिक्रीज हो रहा है और वो इक्वल हो जा रहा है रेस्पिरेशन के। तो अगर हीट शॉक पड़ेगा पौधे के ऊपर, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होगी। फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होगी तो कार्बोहाइड्रेट रिजर्व भी कम होना शुरू हो जाएगा। एंड फॉर दैट वेरी रीज़न जो वेजिटेबल हैं या फ्रूट्स हैं, ऐसी जगह पे जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है उनमें मिठास कम होती है, दे लूज स्वीटनेस। C3 प्लांट, C4 प्लांट और कैम प्लांट के अगर बारे में हम कंपेयर करें तो वी विल फाइंड कि C3 प्लांट्स आर मोर सेंसिटिव दैन C4 एंड कैम प्लांट, क्योंकि कैम और C4 दोनों प्लांट में अलग स्पेसिफिक मैकेनिज्म होती है। वाटर को वो कंजर्व कर सकते हैं और इफिशिएंटली हाई टेम्परेचर पे भी फोटोसिंथेसिस को कर सकते हैं, जो कि अलग लेक्चर में डिस्कस किया गया है। तो C3 प्लांट्स सिंपली दे आर मोर सेंसिटिव टू टेम्परेचर स्ट्रेस या हीट शॉक। फिर जैसे इम्यूनिटी होती है ह्यूमन के केस में, एनिमल के केस में, वैसे प्लांट में भी काफ़ी हद तक इम्यूनिटी को डिस्कस किया गया है और उसको सिंपली हम एक्लाइमेशन की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे हम हीट की ही बात कर रहे हैं, प्लांट के ऊपर हीट स्ट्रेस पड़े तो प्लांट किस तरह से उसको टैकल करेगा, कैसे मैनेज करेगा। तो कोई अगर प्लांट है उसको हम थोड़ा थोड़ा हीट दे रहे हैं और ऐसा हीट दे रहे हैं जो कि लीथल नहीं है, सब लीथल है, जिस पे डेथ नहीं हो रही है बट कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंस हो रहा है, तो इस सिचुएशन में अगर हम इंटरमिटेंट और ब्रीफ एक्सपोजर देते रहें हीट का, तो ये देखा गया है कि प्लांट अपने आप को एक्लेमेटाइज कर लेता है हीट के अगेंस्ट में। उसके बाद अगर थोड़ी ज़्यादा भी हीट उसके ऊपर पड़ती है तो उसको आसानी से वो सह सकता है, उसके ऊपर बैड इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। दिस इज कॉल्ड एज एक्लाइमेशन और इंड्यूस्ड थर्मो टॉलरेंस। हीट स्ट्रेस और क्या क्या करता है थोड़ा सा और हम डिटेल में देख लेते हैं कि हीट शॉक किस तरह से प्लांट में उसके सेलुलर प्रोसेस को अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले जो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं, इट मॉडिफाई मेम्ब्रेन कंपोजिशन। मेम्ब्रेन कंपोनेंट फॉर एग्जांपल फैटी एसिड को ये डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं और इसकी वजह से मेम्ब्रेन लीकेज हो जाती है आयंस के लिए। और अगर मेम्ब्रेन आयंस के लिए लीकेज हो जाएगी, इसका मतलब मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड जितने भी फंक्शन होने वाले हैं वो सारे के सारे सीवियरली अफेक्टेड होंगे। इस पॉइंट को तो हम लोग देख ही चुके हैं। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इज इनहिबिटेड बिकॉज ऑफ मेम्ब्रेन एसोसिएटेड एंजाइम्स। तो पूरी की पूरी फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों ही अफेक्टेड होगी। टेम्परेचर इसी तरह से बढ़ता चला गया, उसको रोका नहीं गया, तो अल्टीमेटली होगा क्या, प्लांट की डेथ भी हो सकती है। एक्लाइमेशन काजेज सैचुरेशन ऑफ फैटी एसिड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्लाइमेशन जैसा कि हमने डिस्कस किया, सब लीथल टेम्परेचर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अगर इस तरह का एक्सपोजर प्लांट के ऊपर होता है तो अपने मेम्ब्रेन के अंदर जो फैटी एसिड हैं उनको ज़्यादा फैटी एसिड को सैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है, या अदर लैंग्वेज में कहें तो फैटी एसिड का सैचुरेशन स्टार्ट कर देता है। यू मस्ट बी नोइंग कि सैचुरेटेड फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और वो हाई टेम्परेचर को आसानी से बर्दाश्त कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। उसके अलावा मॉर्फोलॉजिकल लेवल पे कई सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जिसको आसानी से रिकॉग्नाइज किया जा सकता है जब प्लांट के ऊपर हीट स्ट्रेस पड़ता है। उससे बचने के लिए ऐसे प्लांट्स जो एरिड कंडीशन में होते हैं, हाई टेम्परेचर वाले कंडीशन में होते हैं, उनकी बॉडी के ऊपर यूजुअली हेयर्स होते हैं और इन हेयर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, सनलाइट को वो आसानी से रिफ्लेक्ट कर देते हैं, सनलाइट अंदर नहीं आने पाती और जो प्लांट की सरफेस है, एपिडर्मल सरफेस है, उसके कांटेक्ट में नहीं आती और हीट का जनरेशन नहीं होता। उसके अलावा सर्टेन प्लांट्स आर देयर जिनमें लीफ के ऊपर वैक्स का डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है, जस्ट लाइक एज क्यूटिकल, जैसे क्यूटिकल में होता है। प्लांट के ऊपर जब वाटर स्ट्रेस पड़ता है पानी को रोकने के लिए, ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए या इवेपोरेशन को जनरल बॉडी सरफेस से रोकने के लिए थिक क्यूटिकल का डिपोजिशन हो जाता है। और उसके अलावा
यू विल सी कि उनकी जो लीव्स होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वर्टिकली अलाइन ओरिएंटेड होती हैं। जैसे सनलाइट अगर इस तरह से आ रही है, इस तरफ से आ रही है सनलाइट, तो सनलाइट पड़ रही है और ये लीफ है, तो लीफ का जो चपटा वाला पार्ट है, फ्लैटेंड पार्ट है, वो सनलाइट की तरफ ना फेस करके वो इस तरह से घूम जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, कम से कम जो पतली वाली सरफेस है, कम से कम इसके ऊपर सनलाइट टकराएगी और हीट का जनरेशन होगा। तो इस तरह से प्लांट अपने आप को अडाप्ट किए रहते हैं जो हीट स्ट्रेस कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। उसके अलावा एक स्पेशल मैकेनिज्म है जिसमें लीफ रोल कर जाती है एंड इन सम केसेस लीफ डिसेक्टेड हो जाती हैं। ये जो डिसेक्टेड लीफ का मतलब जैसे पंजा है, पंजा इसके बीच में से हवा आसानी से पार कर सकती है, तो लीफ अगर डिसेक्टेड होगी तो इसके बीच में से हवा आसानी से पार कर जाएगी और प्रॉपर इसमें कूलिंग होती रहेगी। फिर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिससे प्लांट अपने आप को हीट शॉक से बचा करके रखते हैं, और वो है हीट शॉक प्रोटीन HSP। बिना हीट शॉक प्रोटीन को डिस्कस किए जो हीट स्ट्रेस है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। हीट शॉक प्रोटीन के बारे में सिंपली अगर हम देखें तो दे आर मॉलिक्यूलर चैपरोन्स, और इनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है इट रेंजेस बिटवीन 15 to 104 किलो डाल्टन। मॉलिक्यूलर चैपरोन्स या हीट शॉक प्रोटीन HSP के 5 क्लासेस हैं, जिसमें SMHSP का मतलब स्मॉल हीट शॉक प्रोटीन, HSP 60 की एक कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी HSP 70 की है, और फिर एक कैटेगरी HSP 90 की है, और जो 5वीं कैटेगरी है वो है HSP 100 की। ये जो सारे हीट शॉक प्रोटीन की कैटेगरी है उनका अकरेंस सब सेलुलर कंपार्टमेंट में अलग अलग होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर फाउंड इन द न्यूक्लियस। यू विल सी हीट शॉक प्रोटीन इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में भी हीट शॉक प्रोटीन होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी यू विल फाइंड हीट शॉक प्रोटीन। उसके साथ साथ जो साइटोसॉल है उसमें भी हीट शॉक प्रोटीन पाई जाती हैं। ऐसा देखा गया है कि हीट शॉक प्रोटीन की जो सिंथेसिस है या इनका एक्यूमुलेशन है वो टेम्परेचर के बढ़ने पे तो बढ़ ही जाता है, उसके साथ साथ पानी की कमी या वाटर डेफिशिट कंडीशन में भी हीट शॉक प्रोटीन का फंक्शन बढ़ जाता है, इसकी सिंथेसिस बढ़ जाती है। इसको हमने इसके पहले लेक्चर में कवर किया है। प्लांट को अगर एक्सोजेनस या बाहर से एब्सिसिक एसिड दिया जाए, यू विल सी हीट शॉक स्ट्रेस प्रोटीन जो है HSP उनकी सिंथेसिस बढ़ जाएगी। घाव के केस में भी हीट शॉक प्रोटीन की सिंथेसिस बढ़ जाती है। जैसे हाई टेम्परेचर में मिटिगेट करते हैं हीट शॉक प्रोटीन, वैसे ही लो टेम्परेचर में भी इनका फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनकी सिंथेसिस बढ़ी हुई पाई जाती है। इसके साथ साथ सैलिनिटी स्ट्रेस भी प्लांट के ऊपर पड़ता है तो भी हीट शॉक प्रोटीन की सिंथेसिस बढ़ जाती है। अब ये काम किस तरह से करते हैं इसको हम देख लेते हैं। जैसे ही प्लांट के ऊपर 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा की हीट पड़नी शुरू हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, सबसे पहले क्या है जो प्रोटीन्स हैं वो डीनेचर होना शुरू हो जाएंगी, और जो नई प्रोटीन बन रही हैं वो उनकी जो फोल्डिंग है वो प्रॉपर नहीं होगी। अगर हम प्रोटीन के फंक्शन की बात करें तो जितनी भी एंजाइम्स हैं ऑलरेडी बता चुके हैं, सारी की सारी प्रोटीन है, बट फॉर राइबोजाइम जो कि RNA है, तो प्रोटीन की जब सिंथेसिस होती है तो वो अमीनो एसिड के सीक्वेंस होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, और उसमें फिर या तो हेलिक्स फॉर्म में अल्फा हेलिक्स बन जाएगा या एक एक्सटेंडेड बीटा प्लेटेड शीट बन जाती है, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, और उसमें फिर जो साइड चेन R होती है उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से जो कि डिटरमिन होता है उसके अमीनो एसिड के सीक्वेंस में, उसके हिसाब से उसमें फोल्डिंग होती है और टर्सरी स्ट्रक्चर बन जाता है। और यही जो टर्सरी स्ट्रक्चर है ये इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोटीन के एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए। तो जैसे जैसे हीट या टेम्परेचर बढ़ना शुरू कर देगा 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, इनकी जो फोल्डिंग होती है वो मिसगाइडेड हो जाती है, मिसफोल्डेड हो जाती है या फोल्ड भी नहीं होगा। और इस सिचुएशन में ये जो प्रोटीन है अनफोल्डेड या मिसफोल्डेड ये एग्रीगेट करना शुरू कर देते हैं और अल्टीमेटली साइटोसॉल में ये प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। हीट शॉक प्रोटीन इसी टाइम पे इनका फंक्शन होता है जब टेम्परेचर के ऊपर हीट स्ट्रेस पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, और जब भी मॉलिक्यूलर चैपरोन्स या हीट शॉक प्रोटीन का फंक्शन होता है इट ऑलवेज रिक्वायर ATP, एनर्जी डिपेंडेंट होते हैं, ATP की रिक्वायरमेंट होती है। और ये करते क्या है हीट शॉक प्रोटीन, जो फोल्डिंग हो रही है प्रोटीन की उसको ये प्रॉपर वे में करते हैं ताकि मिसफोल्डिंग ना होने पाए, और वो प्रोटीन जो ऑलरेडी मिसफोल्डेड हो गई हैं जो कि प्रेसिपिटेट होने वाली हैं उनको वापस से ये कन्वर्ट कर देते हैं नॉर्मल प्रोटीन में, और इस तरह से जो हीट स्ट्रेस की सिचुएशन होती है उससे पौधों को हीट शॉक प्रोटीन प्रोटेक्ट करके रखते हैं। उसके अलावा एक जो अभी स्टडी चल ही रही है वो है गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड की, या गामा, ये भी अमेलियोरेट करता है हीट स्ट्रेस को या उसके बैड इम्पैक्ट को। जो गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड है उसकी सिंथेसिस ग्लूटामेट डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम से होती है, GAD, और ये जो GAD एंजाइम है ग्लूटामेट डी कार्बोक्सिलेट, इट इज़ मॉड्यूलेटेड बाई
कैल्माड्यूलिन, और कैल्माड्यूलिन ये इट इज़ एक्टिवेटेड बाई कैल्शियम। तो कैल्शियम आयन सेकेंडरी मैसेंजर की तरह कैल्माड्यूलिन को एक्टिवेट करता है, और ये कैल्माड्यूलिन क्या करेगा, ग्लूटामेट डी कार्बोक्सिलेज को एक्टिवेट करेगा, और ये ग्लूटामेट डी कार्बोक्सिलेज गामा अमीनो ब्यूटेरेट की सिंथेसिस करेंगे। और इससे पहले कि हीट शॉक प्रोटीन अपना काम करे, कुछ हद तक जो हीट स्ट्रेस है उसके बैड इम्पैक्ट हैं उसको गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड एमिलियोरेट कर लेता है। तो आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ अबाउट द हीट स्ट्रेस या हीट शॉक इन प्लांट्स। थैंक यू।